दिल्ली में भगवा लहराने के बाद बीजेपी का अगला लक्ष्य बिहार है। गृह मंत्री बिहार के दौरे पर हैं। गोपालगंज में अमित शाह शक्ति प्रदर्शन करने वाले हैं। शाह की रैली को लेकर बीजेपी कार्यकर्ताओं में जबरदस्त उत्साह है। वहीं विरोधी दलों की अपनी अपनी रणनीति है। ये देखने जैसा होगा, बहुत दिलचस्प होगा कि इस बार किस स्ट्रैटेजी, किस रणनीति के साथ में भारतीय जनता पार्टी चुनाव में उतरती है। हालांकि चुनाव से पहले जो बयानबाजियां होती हैं, इसका अंदाजा कुछ हद तक लग जाता है। तो एक तरह से औपचारिक तौर पर सियासी आगाज हो रहा है, चुनाव का आगाज हो रहा है, ये भी आप कह सकते हैं। और इसी पर बातचीत करेंगे मेहमानों के साथ, लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट। हमको मालूम है कि जब ये खुद आ गए हैं तो आप सब लोग हाथ उठाइए, अब पूरा उनका नमन करिए। हाथ उठाओ साहब। यहाँ सरकार अटल जी के सोच के अनुकूल एनडीए की सरकार यहाँ पर बनेगी। माननीय बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में आगे भी रहेगी। चुनाव नजदीक आते ही बिहार में सियासी सरगर्मियां तेजी से बढ़ रही हैं। एनडीए और इंडी गठबंधन अपनी जीत के लिए जोर आजमाइश कर रही हैं। फिर से जब एक बार नरेंद्र मोदी जी और नीतीश जी के नेतृत्व में 2025 में एनडीए की सरकार बिहार में बनेगी, तो और क्या हम सब आगे काम करने वाले हैं, इस कार्य योजना की चर्चा सहित बिहार के राजनीति के लिए भी एक नया संदेश कल गोपालगंज की धरती से निकल के जाने वाला है। गृह मंत्री अमित शाह बिहार में चुनाव का शंखनाद करने वाले हैं। बिहार के गोपालगंज में अमित शाह की कल भव्य जनसभा है। बीजेपी का लक्ष्य 2025 के विधानसभा चुनाव में अपना प्रभाव बढ़ाने का है। अमित शाह की जनसभा उसी दिशा में एक अहम कदम साबित हो सकता है। वो आ रहे हैं, बिहार के दौरे पर आ रहे हैं। एनडीए के सभी नेताओं से मिलेंगे, एनडीए के नेताओं से बात करेंगे, चर्चा करेंगे। अमित शाह की जनसभा को लेकर बीजेपी कार्यकर्ताओं में भारी उत्साह है। वहीं विरोधी दलों को सियासी जमीन छीनने का खतरा है। भाई अमित शाह और मोदी तो अगले 6 महीने में केंद्र की सारी योजनाएं वो बिहार से लॉन्च करेंगे। उनको अचानक से बिहार से प्रेम हो जाएगा। बिहार की चिंता होने लगेगी, बिहार के बेरोजगारी की बात होने लगेगी। बिहार में विक्रमशिला और नालंदा के अलावा तक्षशिला को भी ले आएंगे। अभी तो जब चुनाव है तो भाजपा के जो ये दोनों नेता हैं, इनको तो सिर्फ बिहार ही दिखेगा। अमित शाह की रैली को लेकर गोपालगंज में जबरदस्त तैयारियां चल रही हैं। खास बात यह है कि गोपालगंज लालू यादव का गृह जिला भी है, इसलिए गोपालगंज से चुनावी शंखनाद कई मायनों में बहुत अहम है। गोपालगंज से ज्योति राय की रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। और क्यों नहीं दिखेगा, मतलब चुनाव के समय पर बिहार क्यों नहीं दिखना चाहिए। होता है, कोई भी राजनीतिक दल होता है, उसका पूरा फोकस होता है, बहुत सारे मुद्दे उठाए जाते हैं। प्रशांत किशोर जो हैं वो भी इस बार अपनी ताकत आजमाएंगे, तो ये उनकी टिप्पणी थी। मेरे साथ इस पर बातचीत करने के लिए राकेश पोद्दार, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी, डॉक्टर संजय कुमार राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर, और जयंत जिज्ञासु प्रवक्ता आरजेडी, ये तीनों मेहमान मौजूद हैं। डॉक्टर संजय कुमार गहन विश्लेषण रखते हैं, गहन अध्ययन करते हैं, लगातार बिहार की राजनीति पर नज़र बनाए रखते हैं। उनसे पहले थोड़ा सा बातचीत करते हैं। डॉक्टर संजय, कई मुद्दों पर हमारी बातचीत हुई, चाहे जातीय जनगणना से उठा हुआ मुद्दा हो, फिर जातिवाद पर बहुत सारी बातें आ गई, उसमें एक के बाद एक हाल के जो बयान चल रहे हैं वो भी हो, मुसलमानों को लेकर बहुत सारी बात हुई। अब ये सनातन मुसलमान, ये सारी चीज़ें भी देश में चल रही है। कर्नाटक में जो आरक्षण का मुद्दा है उस पर भी हमने थोड़ा बातचीत की कि कहीं ना कहीं आज जो है वो बिहार तक आती है। फिर इसके अलावा बहुत सारी योजनाओं की बात हो, गठबंधन को सादे रखने की बात हो, ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं। लेकिन आपको प्राइम फोकस क्या लगता है, खास तौर पर भारतीय जनता पार्टी की स्ट्रैटेजी के लिहाज से, क्योंकि महाराष्ट्र, हरियाणा और ये सारे चुनाव के बाद में बड़ा एग्रेसिव चुनाव, और दिल्ली खास तौर पर बड़ा एग्रेसिव चुनावी रणनीति बीजेपी की हमेशा देखने को मिली है। देखिए, बिहार देश का सबसे युवा प्रदेश है। युवाओं की आबादी इस देश में सबसे अधिक बिहार है, और हर पार्टी, केवल भारतीय जनता पार्टी ही नहीं, हर पार्टी चाहेगी युवाओं को कनेक्ट करना, युवाओं को जोड़ना। तो युवाओं को जोड़ने के लिए क्या करनी होगी? युवाओं के सपनों को आकार देने की बात करनी होगी। और जो भी पार्टियां जमीन पर उतर करके अगर युवाओं के सपनों को आकार देने की बात करेगी, तो निश्चित रूप से युवा कनेक्ट होंगे, और इसका रिफ्लेक्शन पहले के चुनाव में दिखा है। जो दूसरी बात है
कि मुद्दे कनेक्ट कैसे होते हैं। मुद्दा उठाना और मुद्दे को कनेक्ट करना दोनों दो चीजें होती है। एक तरफ इंडिया गठबंधन है, एक तरफ एनडीए गठबंधन है। तो एनडीए गठबंधन में जो एकजुटता दिख रही है और जो सांगठनिक धार जो बीजेपी अपने तरीके से इस्तेमाल करती है, मैं मानता हूं कि उसकी जो ताकत है वो जमीनी स्तर पर कहीं ना कहीं रिफ्लेक्ट होती है और उसके परिणाम आपको हरियाणा में और महाराष्ट्र में, दिल्ली में देखने को मिला। बिहार भी उसकी प्रयोगशाला बनेगी। अगर बिहार उसकी प्रयोगशाला बनती है तो निश्चित रूप से इसके फायदे उनको होंगे। लेकिन 20 साल चूंकि एनडीए गठबंधन की ही सरकार रही है बिहार में, कुछ दिन अगर आरजेडी को छोड़ दिया जाए या इंडिया गठबंधन की सरकार को छोड़ दिया जाए 15 और ये 17 को, तो मैं मानता हूं कि उसी स्थिति में 22 हो, तो मैं मानता हूं कि एंटी इनकम्बेंसी का बैगेज से भी डिनाई नहीं किया जा सकता है। क्योंकि जो पार्टियां सत्ता में होती है, सवाल तो उन्हीं से, शिक्षा का सवाल, स्वास्थ्य का सवाल, किसानों का सवाल, गरीबी का सवाल। अब मल्टी पॉवर्टी डायमेंशनल इंडेक्स में बिहार जो है उसका स्थान जो है वो 33.7% है। मतलब हर तीसरा बिहारी गरीब है। ये नीति आयोग की रिपोर्ट है। जो देश में जो गरीब हैं उसमें 21% लोग गरीब बिहार के हैं। मतलब देश का हर 5वां व्यक्ति अगर गरीब मिलेगा वो बिहार का मिलेगा। तो अगर क्वालिटी एजुकेशन के नाम पर, रोजगार के नाम पर पलायन का दंश झेलता हुआ बिहार, किसानों के खेत में आज भी 4-4 कृषि रोड मैप के बाद अगर 55% किसानों के खेत असिंचित रह जाते हैं, वो बारिश के लिए आकाश की तरफ देखते रह जाते हैं, तो किसानों के सवाल और पलायन का दंश झेलता हुआ बिहार जो गाड़ियों में भर भर करके दूसरे राज्य में जाता है और बदले में उनको क्या अपमान और ठोकर मिलती है, वो एक सवाल है। तो अगर एंटी इनकम्बेंसी को कैसे ये डाइल्यूट करते हैं जी, तो इनके जो उपलब्धियां हैं उसको जनता से कैसे ये कनेक्ट करते हैं। बिहार का चुनाव, डॉक्टर संजय, आपने बड़े बैलेंस तरीके से दोनों पहलू रख दिए, ताकत क्या है, कमजोरियां क्या हैं। अब राकेश जी एक सवाल आपसे, हालांकि मैं सोच रहा था पहले विपक्ष की आवाज को सुन लेता क्योंकि विपक्ष जनता की आवाज माना जाता है, लेकिन कुछ मुद्दे क्योंकि डॉक्टर संजय ने यहां पर उठाए हैं और ये बात सही है। एंटी इनकम्बेंसी के साथ साथ एक बात और मेरे जहन में आती है, वो नीतीश कुमार जी की इमेज, युवाओं की बात जो डॉक्टर संजय ने कही, युवा चेहरे के तौर पर तेजस्वी का सामने होना, नीतीश कुमार बनाम तेजस्वी जैसी लड़ाई देखने को मिलना, ये कुछ चीजें हैं जो आपके लिए गहरी चुनौती पेश करती हैं बिहार के चुनाव में। देखिए तिवारी जी, बिहार की चुनाव और अटल जी का जो सपना था कि बिहार को विकसित बनाना, उस सपने पे माननीय नीतीश कुमार जी लगातार 20 वर्षों से आगे बढ़ रहे हैं। रही बात, हमारे संजय जी ने कहा कि आज बिहार की स्थिति क्या है, हर वर्ग के लोग गरीब हैं, तीसरे स्थान के, लेकिन नीति आयोग ये भी कह रहा है कि बिहार के अंदर 20 सालों में स्वास्थ्य पे, शिक्षा पे, पलायन पे हम लोगों ने 96% सुधार करने का भी काम किया है। अब रही बात दूसरी कि अमित शाह जी बिहार आ रहे हैं, लगातार दूसरी बार आ रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री लगातार आए, तीसरी बार आए, 3 बार प्रधानमंत्री जी भी आने का काम किया। तो बिहार की चिंता, बिहार को विकसित बनाने के लिए बिहार प्रधानमंत्री की भी चिंता है, अमित शाह जी की भी चिंता और घटक दल के जितने भी एनडीए के नेता हैं उनको चिंता है। आप देख सकते हैं कि बिहार में किस तरह इस बार बजट के माध्यम से बिहार को विकसित करने का, चाहे स्टेट का जो बजट हो उसमें कैसे विकसित करने का हम लोगों ने काम किया। अभी रही बात, हम लोग एकत्रित एकमुठ में काम कर रहे हैं और माननीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में ही बिहार विकसित होगा। उनके ही नेतृत्व में हम लोग चुनाव लड़ेंगे। चुनाव लड़ने की भी तैयारी हम लोगों ने शुरू कर दी। हम लोग का स्लोगन आ गया 2025 से 30 फिर से नीतीश, उनके नेतृत्व में फिर हम लोग काम कर रहे हैं। और सभी एनडीए घटक दल के सभी प्रदेश अध्यक्ष सभी जगह जाकर अपने अपने जनता से, कार्यकर्ताओं से मिलने का काम किया कि 2020 में जो हम लोगों ने चुनाव में संकल्प लिया था उसको पूरा करने का काम किया और सभी प्रवक्ताओं ने सभी जिलों में जाके काम करने का शुरू कर दिया। तो इन हम लोगों की तैयारी शुरू हो गई। लेकिन विपक्ष के जो नेता हैं, जो तेजस्वी प्रसाद यादव जी हैं, उनका कोई नीति ना नियत ना निष्ठा है। सिर्फ वो लोग बिहार के अंदर गुमराह करने की बात करते हैं। अभी राहुल जी आते हैं, कहते कभी संविधान खतरे में है, कोई संविधान खतरे में नहीं है। संविधान खतरे में लाने का काम कांग्रेस के नेताओं ने किया, बहुत समय लगा, मैं बता सकता हूं। आपके राकेश जी, आपने दो बातें या 2 आरोप आपकी तरफ से आए हैं कि इनके पास नीति नहीं है, दूसरा ये गुमराह करने का कार्य करते हैं। जैन जी, ये तो 2 चीजें हैं जिनको आप एड्रेस जाहिर तौर पर करेंगे, आपके काउंटर पार्ट ने या पैनल पर बात रखी है,
लेकिन मैं ये देखता हूं कि कोई एग्ज़ाम अगर कोई व्यक्ति, कोई बच्चा पास कर लेता है तो वो कॉन्फिडेंट होता है अगली एग्ज़ाम के लिए। हम देखते हैं कि महाराष्ट्र में बिल्कुल इसी अंदाज में महाविकास आघाड़ी, जिसको आप महागठबंधन जैसा एक अगर प्रयोग मान ले तो वो था, और हरियाणा और महाराष्ट्र को मैं हमेशा इसलिए कोट करता हूं कि इन दोनों जगहों पर ऐसा लग भी रहा था शुरुआती एनालिसिस में कि विपक्षी गठबंधन भारतीय जनता पार्टी पर भारी पड़ सकता है, लेकिन इससे इतर नतीजों ने बिल्कुल चौंका दिया। लैंडस्लाइड विक्ट्री रही और इसके पीछे भारतीय जनता पार्टी की रणनीति, और दिल्ली के चुनाव को भी उसमें इंक्लूड कर लीजिए। और बिहार में भी इस बार भारतीय जनता पार्टी इस मंशा के साथ उतर रही है कि गठबंधन तो अच्छा करे ही करे, लेकिन इंडिविजुअली भारतीय जनता पार्टी अपनी ताकत को बढ़ाएगी। ये उनकी रणनीति दिखाई पड़ती है। दूसरा जो राकेश जी ने कहा उस पर आप कुछ कहना चाहें तो। देखिए, हर राज्य की अपनी अपनी सामाजिक स्थितियां हैं और राजनीतिक वातावरण भी सब जगह का अलग अलग रहा है। बिहार बहुत ही अद्भुत किस्म के फैसले लेता रहा है, और ये ठीक बात है कि 20 वर्षों में लगभग 15 15.5 बरस तक तो सीधे सीधे भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड की मिलीजुली सरकार रही है। और पिछले 2 बार थोड़े थोड़े वक्त के लिए जब हम लोग सरकार में रहे हैं तो हमारा काम भी लोगों के सामने है, और 15 वर्षों का जो हम लोगों का कार्यकाल रहा है और उसमें जो हमारी उपलब्धियां रही हैं उसको भी बहुत विस्तार से सदन के अंदर और सदन के बाहर हम लोग लगातार जनता के बीच रखते रहे हैं। तो मूल्यांकन जनता को करना है, और हमने हमेशा क्वालिटी पर जोर दिया, चाहे वो शिक्षा हो, चिकित्सा हो, किसानी के मामले हो। उन सब को लेकर हम जनता के बीच जाएंगे। और पहली बार हमारी ही सरकार में बिहार में बीपीएससी ने परीक्षा लेकर शिक्षकों की भर्ती की 25,000 की, फिर राबड़ी जी के समय में हुआ, और कल्याण विभाग में हुआ, हाई स्कूल में हुए, और क्वालिटी के साथ हमने समझौता नहीं किया। इसलिए इस बार जब सरकार में शामिल हुए तो 2.5 लाख के आसपास जो शिक्षकों की बहाली हुई उसमें भी परीक्षा लेकर बहाली की, और जो राज्यकर्मी का दर्जा दिया नियोजित शिक्षकों को वह भी 4.5 लाख के आसपास शिक्षकों, 4-4.5 लाख के आसपास शिक्षकों की एक तरह का काम कर रहे हैं। तो वेतन में क्यों भेदभाव हो, ताकि वो अपना 100% बच्चों को दे सकें। चिकित्सा के मामले में भी मैं यह कहना चाहता हूं कि जो हम लोगों के समय में सरकारी चिकित्सा महाविद्यालयों की स्थिति थी और उसमें जो सुधार हुए, बाद के दिनों में जो नए कॉलेजेस खुले हैं, चाहे वो कर्पूरी ठाकुर कॉलेज मधेपुरा में हो, चाहे तेज प्रताप जी शिक्षा मंत्री थे तो महुआ मेडिकल कॉलेज हो, आप कहीं भी जाकर देख लीजिए, कुछ भी फंक्शनिंग नहीं है। उसमें लगातार डॉक्टरों की संख्या कम है, और तेजस्वी जी ने इन्हीं सब स्थितियों से निपटने के लिए 1,31,793 पद पब्लिक हेल्थ कैडर के सृजित करने के लिए पूरी फाइल बढ़ा दी, और वो कैबिनेट में जो है आज तक धूल फांक रहा है, उस पर दस्तखत नहीं हो पाए। किसानी के मामले में अक्सर हम इस सवाल को उठाते रहे कि भाई ये मंडी कानून के खत्म होने, माने बाजार समिति के खत्म होने के चलते बिहार में उन किसानों के जो भी धान हो, गेहूं हो, उसकी अधिप्राप्ति ठीक ढंग से नहीं हो पा रही है, और उनको उसका दाम नहीं मिल रहा है समय पर। तो ये सब सारे सवाल आपके सामने हैं। ठीक है, यानी आप अपनी उपलब्धियों और अपने कार्यकाल में किए गए कार्यों को गिनाएंगे। एक बात तो आपने अभी जो डिटेल में बताई उससे ये समझ में आती है, लेकिन वहीं बीजेपी आपके खिलाफ भ्रष्टाचार के मुद्दों को ही पुरजोर तरीके से रखती है, वो चाहे प्रधानमंत्री मोदी हो, और कल देख लीजिएगा जब गृह मंत्री अमित शाह बोल रहे होंगे तो भी वो आरजेडी पर भ्रष्टाचार के ही आरोप लगाएंगे। तो आप अपनी उपलब्धियां तो गिनाते हैं, लेकिन बीजेपी आप पर भ्रष्टाचार के आरोप भी लगाती है, और ऐसे आरोप जो कि सार्वजनिक रूप से सामने भी आए हैं। मैं वही कह रहा हूं कि ये जो रटी रटाई बातें इनकी हैं उसके झांसे में जनता नहीं आती। और कल ही की बात है ना, कल परसों की, एक अधिकारी के यहाँ से कितने करोड़ रुपये पकड़ाए हैं, और जो नीतीश कुमार जी के नवरत्नों में शामिल लोग हैं उनमें एक मंत्री के रिश्तेदार हैं वो। और इसके पहले भी सुपरिटेंडिंग इंजीनियर के रहते हुए जो पुल ध्वस्त हो रहे थे लगातार,
उस समय भी इस तरह के लोगों पर और ये हम तो नहीं ठीक है, कार्रवाई आप कर कह रहे रहे हैं हैं कि तो ये कहने का भ्रष्टाचार जो मतलब है ये मनगढ़, और ये बात सही है कि अब कब तक आपकी इतना लंबा समय हो गया है ये एंटी इनकम्बेंसी में, आप बार बार इतना पीछे जाएंगे। लालू प्रसाद जी के बारे में जो भी बोला जाता है, खैर वो एक मुद्दा रहता ही है, लेकिन अब उपलब्धियां भी बतानी है, अब अकाउंटेबिलिटी को भी सामने रखना है, अब कार्यों को भी रखना है। अगर बिहार के हालात आज भी ये हैं कि वो पिछड़े राज्यों में गिना जाए तो इसकी जिम्मेदारी भी लेनी पड़ेगी। देखिए तिवारी जी, अभी किसान की बात जिज्ञासु जी ने कहा, किसान को इस बार बजट के दौरान हम लोगों ने एमएसपी रेट पे अरहर मूंग की दाल लेने का काम शुरू कर दिया, जो स्वामीनाथन का रिपोर्ट है, स्वामीनाथन जी जो चाहते थे। उसके बाद युवाओं की बात करें, हमने 10 लाख नौकरी की देने की बात की, उसमें 2 लाख नौकरी और देना है, अक्टूबर के माह तक हम लोग उसको भी पूरा कर लेंगे। महिलाओं की बात करें, महिलाओं के लिए हमने पिंक बसें बनाए, पिंक टॉयलेट बनाए, जीविका के माध्यम से 1.25 करोड़ महिलाओं को हमने जोड़ के रखा है। तो हमने काम किया, हर मुद्दे पे हमने काम किया, और हमेशा हम चुनाव में जाते हैं विकास की ही बात करते हैं। और तेजस्वी जी की बात करते हैं, तेजस्वी जी जो 17 महीने की सरकार की बात करते हैं लगातार, उन्होंने अपने विभाग में एक भी काम नहीं किया, सिर्फ शिक्षा विभाग की बात करते हैं। और शिक्षा विभाग में जो नौकरी दिया उसका मुख्यमंत्री कौन था? माननीय नीतीश कुमार जी थे, और नीतीश कुमार जी के ही नेतृत्व में। और मैं एक और बड़ी बात करना चाहता हूँ, लालू प्रसाद यादव जी बीमार चल रहे थे, बीमारू हालत में थे, लेकिन वक्फ बोर्ड की जो मीटिंग हो रही थी, वक्फ बोर्ड के माध्यम से मुसलमानों को हम बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं। 12,500 करोड़ का बजट है, उसमें महिलाओं को जोड़ना है, युवाओं को जोड़ना, उनके भविष्य की चिंता आप देश के प्रधानमंत्री करते हैं, अमित शाह जी करते हैं, लेकिन बीमार हालत में वो वक्फ बोर्ड के मीटिंग में जो चल रही था प्रोग्राम, जिसका मुस्लिम लीग पार्टी के द्वारा 14 मुस्लिम लीग पार्टी के जो संस्थापक सदस्य थे उन लोगों ने रखा, वहां पे चले गए। लेकिन महाकुंभ में क्या कहा? एक तरफ उनको 17% की चिंता है, लेकिन महाकुंभ में कहते हैं महा फालतू है। 83% की चिंता नहीं है बिहार की जनता को, सिर्फ इनको अपने माई समीकरण से जोड़ना है। और मैं ये आपने एक इंटरेस्टिंग बात जहां पे मैं चर्चा को लाना चाहता था, राकेश जी वहां आप लाए। डॉक्टर संजय, क्या ये सनातन वाला मुद्दा जो है, जो महाराष्ट्र में खूब चला, अन्य राज्यों में खूब चला, बिहार में इसकी धार कैसी देखते हैं आप? क्या लगता है कि बिहार में बिना ये किए हुए इस मुद्दे को चुनाव हो जाएगा क्या? ये मुद्दा लाया जाएगा, और मुद्दे तो लाए जाते हैं ना, निकाले जाते हैं मुद्दे, तो मुद्दे तो लाए जाएंगे। लेकिन मैं कह रहा हूं, इससे बिहारियों का क्या भला होगा? मैं तो मौलिक सवालों पर जाना चाहता हूं। क्वालिटी एजुकेशन पर जो भी पार्टियां बात करती है, लगता है कि हाँ, ये जो प्रतिभा है, प्रतिभा की ताकत है बिहारियों में, वो प्रतिभा को तो आप कुम्हला दे रहे हैं ना, कुंद पड़ जा रही है उसकी धार। चूंकि वो बच्चे, मैं आपको कई बार बताया कि शिक्षक बिहार का, छात्र बिहार का, लेकिन स्पेस कहीं और, जगह कहीं और, प्लेस कहीं और। भाई ये कब वो वक्त आएगा? आप नालंदा विक्रमशिला की बात कब तक दोहराते रहिएगा अतीत के गौरव का? वर्तमान को भी तो बताइए, जहां क्वालिटी एजुकेशन पर क्या आपके यहाँ चीजें चल रही है। मेडिकल कॉलेज सरकार के हैं, नए बने हैं, इस सच्चाई से मैं इनकार नहीं कर सकता। लेकिन कितने विधायक जी, मंत्री जी हैं जो अपना इलाज उस गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में कराते हैं? क्यों आज भी आपको प्राइवेट मेडिकल कॉलेज या प्राइवेट मेडिकल हॉस्पिटल जो 10-20 कमरे के बने होते हैं, उस पर आज भी आपका भरोसा है? ये पलायन का दंश जल झेलता हुआ बिहार, जिसके पास अद्भुत प्रतिभा है। मैं अगर धरती की छाती को फाड़ करके और अगर अनाज के दानों से वो भंडार भरा जाता है, वो कहीं ना कहीं आपको बिहारी श्रमिक मिल जाएंगे। जो चिमनियां धुआं उगलती हैं, उसमें बिहारी श्रमिकों के खून और पसीने आपको मिल जाएंगे। इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये महत्वपूर्ण बिंदु है, समय की भी थोड़ी सीमा रहती है। राकेश जी, आप ही इस पर थोड़ा पहले तो इनका जवाब दीजिए, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। मैंने हालांकि एक लाइन में ये सवाल पूछा था कि अब आपको उपलब्धियां बतानी पड़ेंगी, और अगर बिहार की हालत अब भी गड़बड़ है और उसको डिटेलिंग में डॉक्टर संजय ने रख दिया है, इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? देखिए, जिम्मेदारी तो हमारी बनती है। संजय जी ने बिल्कुल सही पूछा, सवाल पूछा, अच्छा लगा। इस सवाल का जवाब मैं दे रहा हूं कि अभी देखे होंगे कि बिहार गौरव दिवस जो हम लोग मनाने जा रहे थे, तो हमारे जितने भी नेता थे एनडीए के, और ज्यादा करके भारतीय जनता पार्टी के नेता थे, दिल्ली में कैंप किया, आंध्र प्रदेश में, सभी राज्यों में, पंजाब में जाके काम किया, तेलंगाना में, तमिलनाडु में, सभी जगह जाके कैंप किया कि बिहार के लोगों से मिलने का काम किया। मैं एक चीज बताना चाहता हूँ कि जो बिहार के लोग
चाहे आंध्रा चाहे दिल्ली में रहते हैं, उनकी इच्छा होती है कि मातृभूमि पर लौटें, लेकिन उनको कनेक्टेड कौन करेगा? कनेक्टेड करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता, चाहे आपने विजय सिन्हा जी का प्रोग्राम देखा होगा पिछले फ्राइडे, सैटरडे और संडे का, कि दिल्ली में दौरा कर रहे थे, बड़े सारे नेताओं ने। ठीक है, चलिए एक प्रयास है सरकारी अस्पतालों वाली बात, सरकारी अस्पतालों वाली बात, सरकारी अस्पतालों वाली बात। मैं 1 मिनट तिवारी जी, विधानसभा के चुनाव आते आते 1-2 करोड़ का टारगेट है, लेकिन 1 करोड़ को लाने का काम अक्टूबर तक हम लोग इसको पूरा करेंगे। और सरकारी अस्पतालों वाली बात जो अभी डॉक्टर संजय ने उठाई, नहीं, सरकारी अस्पतालों का सुधार हुआ। मैंने कहा, अपने वक्तव्य में दिया कि जो रिपोर्ट आप बता रहे हैं उसमें 96% हम लोगों ने सुधार किया। और एक मैं बात बताना चाहता हूं, हम लोग बार बार इतिहास इसलिए दोहराते हैं, हम कंपेयर करते हैं। इतिहास हमारा नहीं रहेगा, संस्कार नहीं रहेगा, सभ्यता नहीं रहेगा, हम जनता को, अपने परिवार को, अपने बच्चों को नहीं बता सकते। इति जो और बीती उसे कहते हैं इतिहास। अगर इतिहास हमारा नहीं रहेगा तो हम लोग बता ही नहीं पाएंगे। हम लोग जिसके ठीक है, मैं इसको वैलिड पॉइंट मानता हूं, और विकास के साथ साथ में आपको ये जानकारियां देना भी बहुत ज़रूरी है। जयंत जी, आपको आप और मैं निश्चित तौर पर अभी एक ऐसे ही सवाल पूछ रहा था जो विपक्ष की तरफ से आने चाहिए, लेकिन ये बात भी सही है कि भारतीय जनता पार्टी ने अपने पिछले प्रदर्शन, चाहे वो तमाम विधानसभा चुनाव के प्रदर्शन हो, चाहे चुनावी रणनीति के लिहाज से हो, चाहे कार्यों के लिहाज से हो, वो कार्यों को भी गिना देते हैं। यानी हर तरीके से स्ट्रैटेजिकली भारतीय जनता पार्टी आपसे 20 नहीं 21 दिखाई पड़ती है। फिर भी आप अपना टेक बताएं कि कैसे आप बेहतर हैं या बेहतर कर पाएंगे। नहीं, मैं तो आपसे बता रहा हूं कि हम गाल बजाने में यकीन नहीं रखते। हमारे शासनकाल में आखिरी 12 वर्षों में 4.89 की रफ्तार से विकास दर जो था, और वो जॉबलेस ग्रोथ नहीं था। हम चंद उद्योगपतियों, पूंजीपतियों का मुंह देखकर नीतियां नहीं बनाते थे। हमारी नीतियों की रोशनी आखिरी व्यक्ति तक पहुंचती थी। आज बिहार में 56% पद शिक्षकों के या शिक्षकेतर कर्मचारियों के खाली हैं। और मैंने आपसे बताया कि ये कह रहे थे कि पलायन, हालांकि एक आरोप वर्षों में अगर बिहार की सिर्फ प्रगति कर गया, ज्यादातर यादवों तक पहुंचती थी, अपने लोगों तक पहुंचती थी, जातीय आधार पर पहुंचती थी, ये आरोप भी लगता रहा, बीजेपी लगाती है आरोप। नहीं, हमने कहा ना, हमारा बहुत समावेशी था। सारे वर्ग के लोग जो कमजोर पृष्ठभूमि के थे उन तक विकास की रोशनी पहुंचती थी। और मैं कहना चाहता हूं कि पिछले 20 वर्ष में जो 15 वर्ष एनडीए का शासन था, इतना अच्छा शासन था, तो जो लोग पलायन कर गए बिहार से बाहर, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब और दक्षिण के राज्यों में, वो वापस क्यों नहीं चले आए? बिहार अगर इतना महक रहा है और इतनी खुशबूदार जगह हो गई है तो आना चाहिए था ना। मेरा तो सिर्फ इतना कहना है कि 946 दिन हो जाते हैं और परीक्षा परिणाम नहीं घोषित होते हैं। हम लोगों ने कोई पेपर लीक नहीं होने दिया कि हम विकास होना और इतना विकसित हो जाना, विकास होना और इतना विकसित हो जाना, ये दोनों में बड़ा डिफरेंस होता है। अब उस तरफ कितना बढ़ रहा है बिहार, ये थोड़ा ईमानदारी से देखना होगा। क्लोजिंग कमेंट डॉक्टर संजय, बहुत शार्प आपका कमेंट चाहूंगा। आपको लगता है कि इस बार विकास की बात होगी बिहार में और उसका कोई इंपैक्ट होता है, या फिर हम देखते हैं कि हम विकास की बात शुरुआत में तो बहुत करते हैं लेकिन फिर चुनाव किसी और ही रो में होता है? नहीं, विकास की बात करनी होगी, विकास की बात करनी होगी, चूंकि अब जाति धर्म पर बहुत बातें हो गई। नई पीढ़ी और युवा पीढ़ी अब इस बात से ऊब गई है, इसलिए अब वो जानना चाहती है कि हमारे लिए ब्लूप्रिंट क्या है इनके पास, वो इंडिया गठबंधन हो या एनडीए गठबंधन हो। अगर उनकी बात होगी तभी मैं समझता हूं कि ये नैरेटिव बनेगा और उस नैरेटिव का रिफ्लेक्शन, और ये बहुत अच्छा होगा। मैं इसको पॉजिटिव वे में देखता हूं, और देखते हैं कि कल गृह मंत्री अमित शाह जब भी बोलेंगे या अब जो चुनावी रैलियां शुरू होंगी उनमें किन बातों का जोर रहता है। मुझे उम्मीद है कि दर्शकों को समझ में आए होंगे क्या मोटे मोटे मुद्दे हैं, विपक्ष की तरफ से क्या बातें आ सकती हैं, सत्ता पक्ष कैसे उनको काउंटर करेगा। ये सारी बातें यहाँ हम संक्षिप्त चर्चा में रख पाए होंगे। राकेश पोद्दार जी आपका, जयंत जिज्ञासु जी आपका, और डॉक्टर संजय एक बार फिर आपका बहुत बहुत धन्यवाद।